कहेंगे, नीचे वाला को हर कहेंगे। दो पूर्ण संख्याओं का भाग। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न और तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, आवर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या रेखा और वास्तविक संख्या रेखा पर संख्या रेखा निरूपण पढ़ेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की जितनी भी संख्या है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम n के द्वारा डिनोट करते हैं क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसलिए इसका n ले लिया गया है। नेचुरल नंबर का n से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है, उसमें अगर हम उसके परिवार में अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक। जैसे यहाँ पूरे प्राकृत संख्या को रखा गया है, यहाँ 16 है, 3 है, 40 है, 5 है, 74 है, 2 है, 601 है, 29 है, 58 है। इसमें जब तक हम 0 को नहीं मिलाते हैं तब तक ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। लेकिन जब हम इसमें 0 डाल देते हैं, इस थैला में 0 अगर हम डाल देते हैं तो ये प्राकृत पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या को इंटेग्रल्स कहते हैं, इसको सूचित किया जाता है z के द्वारा सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या के परिवार में हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन चारों संख्याओं को मिला करके पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है। पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 हो गया। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 जो पहले हम पढ़ चुके हैं। धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या जिस संख्या के आगे माइनस लगा होता है यानी ऋण लगा होता है उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। लेकिन जहाँ पूर्णांक संख्या की बात आती है तो ये इन सभी संख्याओं को मिला करके हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि इनमें से कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। उसमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था कि इसमें से कौन पूर्णांक संख्या नहीं है, इसके बारे में, तब ना उसका आंसर हम दे पाएंगे सही पता है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को। 0 के बराबर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 अगर हो जाएगा तो वो अभी तक अनडिफाइंड है, इसीलिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम 2/4 -25/1 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया या धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। भिन्न संख्या, भिन्न और तुल्य भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भिन्न संख्या क्या है? भिन्न एक संख्या। भिन्न क्या है? तो भिन्न एक संख्या है, यह पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 भाग है, उसका एक भाग को ये दर्शा रहा है। इसमें जो ऊपर वाला है इसको हम अंश कहेंगे, नीचे वाला को हर कहेंगे। 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न क्या है? 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल है। जैसे मान लीजिए कि हम 3/5 लिखते हैं तो इसमें जो ऊपर वाला है 3 को हम अंश कहेंगे और नीचे जो 5 है उसको हम हर कहेंगे। अब हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तुल्य भिन्न क्या है? तो तुल्य भिन्न से ही रिलेटेड है, लेकिन अब दो भिन्न संख्याओं की तुलना करने पर
तुलना करते हैं, अगर हमको मान समान प्राप्त होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में हमने ले लिया है 1/4 और 2/8, तो 1/4 एंड 2/8, 2/8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 1/4 एंड 1/4, तो ये इसको हम दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम तुल्य भिन्न कहेंगे। उदाहरण दिए हुआ है, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें एनसीईआरटी के बुक में एक उदाहरण दिए हुआ है। फर्स्ट उदाहरण जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। उदाहरण नंबर 1 में तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है, शुरू करें, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसके आधार पर एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिए हुआ है। उदाहरण 1 दिए हुआ है जिसमें दिए हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होता है। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4, इसको हम गिनती की संख्या से लेकर के 1 2 3 4, तो इसको हम गिनती की संख्या कहेंगे, लेकिन ये प्राकृत संख्या कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। लेकिन जहाँ पूर्ण संख्या की बात आती है तो पूर्ण संख्या में हम जब तक प्राकृत संख्या के परिवार में यानी गिनती की संख्या में जब तक हम शून्य को नहीं मिलाएंगे तब तक ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो जब हम शून्य को मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो गई। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य हो जाएगा कि पूर्ण संख्या में तो हमारा शून्य भी है, लेकिन शून्य तो एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए असत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, हाँ सत्य है। इसलिए सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में हम क्या करते हैं 1 2 -1 -2 -4, इसको हम क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। 0, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या उसको कहेंगे जिसमें हमारा प्राकृत संख्या का परिवार है, पूर्ण संख्या का परिवार है, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। इन चारों संख्याओं को मिलाकर के हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए कि 1 को भी हम परिमेय संख्या, 2 को भी परिमेय संख्या कहेंगे, -4 को भी परिमेय संख्या हम कहेंगे। इसलिए कि ये 2 लिखा हुआ है तो इसका हर अगर हम 1 मानते हैं तो ये इसको परिमेय संख्या मानेंगे ना, इसलिए ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का हम डिफिनेशन जानते हैं कि जिस वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0 के, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, ये कंडीशन अप्लाई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है नहीं, इसलिए कि पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या जो परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या में है कि -1 -2 -3 0 1 से लेकर के इसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, लेकिन परिमेय संख्या में p/q के रूप में डिनोट करेंगे, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर 3/5 ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। अब उदाहरण नंबर 2, जितना हम पढ़े हैं उसमें उदाहरण नंबर 2 में क्वेश्चन दिए हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमको संख्या दिए हुआ है कि 1 और 2 परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे।
इसको इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से भी हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी हल किए हुआ है क्वेश्चन का, कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि r और s है, उनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, r और s को यानी दो परिमेय संख्या को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। r प्लस s बटा 2 इसके बीच स्थित संख्या है, मान लीजिए कि 3 बटा 2 है, 1 है, 2 है, बीच एक इस प्रक्रिया से हम 1 और 2 के बीच 4 और 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर जो आएगा उसमें फिर आगे बढ़ करके हम परिमेय संख्या बहुत सारा निकाल सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। अब एक अन्य विकल्प है हल नंबर 2 में, 2 तरह से बताया गया है। एक अन्य विकल्प है, इसमें मान लीजिए 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले 5 + 1 अर्थात क्या हो जाता है 6 को लेकर हम 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 1 = 6/1 = 1 हो जाएगा, 2 = 12/6 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में ये परिमेय संख्या हो गई 6/6 और 12/6। इसका भी वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, यानी 1 परिमेय संख्या और ये 2 परिमेय संख्या, इन्हीं दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तब हम क्या देख सकते हैं, तब हम इसको 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 सभी और 1 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच की संख्या है 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, ये सब परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इसे हम स्मॉल s के द्वारा सूचित करते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ q = 0 नहीं हो। इस फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का पता सबसे पहले पाइथागोरस के अनुयायियों के द्वारा लगाया गया। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे √2, √3, पाई और √15। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या के परिवार में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं के परिवार को मिलाने पर जो संख्या हमको प्राप्त होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में है 4, जो एक परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, पाई अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को हम 4, 3, √2, पाई, √5 इत्यादि इन सब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब हम आते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग देते हैं, तो संख्या से भाग देते हैं तो जितने बार उसको हम पूरी विभाजित जब तक नहीं होती है तब तक उसको हम विभाजित करते जाते हैं, तो वहीं जो उसका प्रसार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव के बाद जो प्रसार होता है उसको हम दशमलव प्रसार कहते हैं। इसे हम ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया 1/2 और 10/3। अब 1/2 2 से भाग देंगे 1 में, नहीं विभाजित होगा, दशमलव देंगे यहाँ 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 2 बचे 10, ये पूरी तरह विभाज्य हो गया। ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसको हम टर्मिनेटिंग, ये पूरी तरह विभाज्य हो गया। लेकिन अब यहाँ 10/3 को हम लेंगे,
तो 10/3, अब 3 से भाग देंगे हम 10 में, 3 से 3 तिया 9, 3 का बड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर 1 आया, फिर यहाँ दशमलव लेंगे, फिर यहाँ 1 0 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 3, इसी तरह ये आगे इसका प्रसार बढ़ते जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ 9, फिर 1, फिर 0, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये इसका प्रसार जो है कि ये अनावर्ती चल रही है, यानी ये बढ़ते जा रही है, ये पूरी विभाजित कभी नहीं हो सकती है। इसलिए अब बात आती है यहाँ टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग संख्या उसको कहेंगे जो इसको भी हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने 1/2 लिया है, तो 1/2 को हम घटाए हैं तो ये पूरी विभाजित हो गया, तो इसको हम कहेंगे, इस संख्या को 1/2 को कहेंगे टर्मिनेटिंग संख्या, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग संख्या हो गई। लेकिन हम 10/3 के रेस्पेक्ट में जब जाते हैं, 10/3 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो रही है, ये दशमलव के बाद लगातार संख्या आ रही है, एक ही संख्या बार रिपीट हो रही है। तो एक ही संख्या बार रिपीट होती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगा 3/10, 10/3।